छत पर रसोई बनाने वाला गांव। सुनंदा अपनी बेटी निधि को आवाज देते हुए कहती है कि जल्दी से रसोई का सारा सामान छत पर ले आए। निधि, जल्दी से रसोई का सारा सामान लेकर छत पर आ जा। सभी गांव वाले छतों पर आ गए खाना बनाने के लिए। सबसे ज्यादा देर हमें ही हो गई तो अकेले बैठकर खाना बनाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ, आप ऊपर चलिए, बस सारा सामान समेट रही हूँ, अभी लेकर आई। अब निधि सारा सामान जमा करती है और फिर सुनंदा के पीछे पीछे छत पर चली जाती है। सुनंदा भी अपना मिट्टी का चूल्हा सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और उसके बाद उसे जलाकर उस पर खाना बनाने लगती है। वहीं पर बैठी हुई 18 साल की निधि कहती है, माँ एक बात बताओ ना, हमारे पूरे गांव के अंदर सब लोगों ने छतों पर रसोई क्यों बनाई हुई है? ये रसोई तो हम रसोई घर के अंदर भी बना सकते हैं या फिर घर के आंगन में भी तो बना सकते हैं ना। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है बेटा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। चल, आज खाना बनाते हुए तुझे उस कहानी के बारे में बताती हूँ। बहुत समय पहले बेलापुर गांव, जिसमें सुनंदा रहा करती थी, उसे बेलापुर नगर के नाम से जाना जाता था। वहीं पर राजा इंद्र राज किया करते थे। एक दिन राजा इंद्र ने काला कंबल ओढ़ा और अपने सेनापति से कहा, सुनो सेनापति, हम नगर में टहलने के लिए जा रहे हैं। जब हम नगर में टहलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी प्रजा को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। पर राजा जी, इस तरह से आपका सामान्य नागरिक बनकर नागरिकों के बीच में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी को भनक लग गई और किसी ने आप पर हमला कर दिया तो क्या होगा? सेनापति, ये नगर हमारा है और हम अगर अपने ही नगर के नागरिकों से डरेंगे तो प्रजा पर राज कैसे कर पाएंगे? इसलिए तुम हमारी चिंता मत कर। बस कोई भी पूछे तो यही कहना कि राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। राजा इंद्र ये बोलकर अपने नगर में घूमने के लिए चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बुढ़िया आधी रात के समय चूल्हा जलाकर अपने लिए खाना बना रही होती है। ये देखकर राजा इंद्र को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। इतनी रात गए ये बुढ़िया अपने लिए खाना बना रही है। आधी रात को चूल्हा जलाने का क्या मतलब बनता है? ये खाना तो समय से भी बन सकता था। माफ करना अम्मा, मैं एक मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो आपको खाना बनाते देखा तो हैरान हो गया। आप आधी रात के समय खाना क्यों बना रही हैं? ये खाना तो आप किसी भी समय बना सकती हो। क्या करूं बेटा, इस उम्र में नींद नहीं आती। करने के लिए कुछ था नहीं तो सोचा अपने लिए खाना बनाकर रख लेती हूँ। सारा दिन जगह जगह से सामान बटोर कर और भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ और घर आते ही आंख लग जाती है। जब तक आंख खुलती है तब तक पूरी दुनिया सो जाती है। अच्छा अम्मा, बहुत भूख लगी है, अगर ऐतराज ना हो तो एक रोटी खिला दीजिए। राजा इंद्र बिना कोई ऊंच नीच का परहेज किए उस अम्मा के हाथों की रोटी खा लेते हैं। उनके हाथों की रोटी खाकर राजा इंद्र को वो सुकून मिलता है जो शायद उन्हें अपने शाही महल के पकवानों से भी नहीं मिलता था। अब राजा इंद्र अक्सर ही उस बूढ़ी अम्मा के पास जाया करते और उनसे रोटी मांगकर खाया करते। कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा गुजर गई। राजा इंद्र उदास रहने लगे और फिर एक युद्ध में वो भी मर गए। इसीलिए निधि, तब से कहा जाता है कि राजा इंद्र स्वर्ग से अपनी पालकी पर अभी भी इस नगर की रक्षा करने और रात को दौरा करने के लिए आते हैं। इसलिए हम लोग रात को छत पर ही चूल्हा जलाते हैं ताकि राजा इंद्र जब पालकी से गुजरे तो उन्हें हम नजर आ सकें। अच्छा माँ, यही कारण है, शायद इसीलिए तो आप रोज रात को एक थाली में खाना निकाल कर राजा इंद्र के लिए रख देती हो। हाँ, यही कारण है। तब से ये पूरा गांव छत पर ही अपना चूल्हा जलाकर रसोई बनाते हैं। सुनंदा निधि के साथ खाना बनाने के बाद एक थाली खाना छत पर रखकर वापस नीचे आ जाती है। लेकिन निधि को पूरी रात नींद नहीं आती। वो अपनी माँ के बगल में लेटी हुई खुद से कहती है, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई राजा खाना खाने नहीं भी आए तो जो आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी हैं वो तो उस खाने को देखकर खुश हो जाएंगे और कम से कम उनका भी पेट भरेगा। पर मुझे राजा इंद्र को देखना है और देखना है कि ये कहानी काल्पनिक है या सच। निधि ये सोचती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक गई थी जिस वजह से उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब वो उठती है तो परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, सोचा था कि रात को जागकर देखूंगी राजा इंद्र आते हैं या नहीं, पहरेदारी करूंगी, लेकिन मेरी तो आंख ही नहीं खुली। अब निधि जाकर छत पर से वो थाली उठाने जाती है तो देखती है कि थाली खाली थी। निधि हैरान हो जाती है और उत्साहित होकर कहती है, इसका मतलब राजा इंद्र सच में आए थे, हमारी थाली खाली है, इसका मतलब आज उन्होंने हमारे घर की छत पर बनी रसोई में खाना खाया।
निधि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो जानबूझकर पूरा दिन सोती रहती है। उसकी माँ उसे इतना सोते हुए देखकर पूछती है, क्या हो गया है निधि, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज तू इतना ज्यादा क्यों सो रही है? बीमार है क्या? नहीं माँ, मैं बीमार नहीं हूँ, बस मेरा मन कर रहा है सोने का और थोड़ी थकान हो रही है, आज मुझे सोने दीजिए। अब निधि सारा दिन सोती है ताकि वो रात को पहरेदारी कर सके। रात को अपने घर वालों के सोने के बाद वो छत पर जाकर बैठ जाती है और एकटक उस थाली को देखने लगती है, इस उम्मीद में कि आज भी राजा इंद्र उसके घर खाना खाने आएंगे। थाली में उसने आज खास पकवान सजाए थे, पूरी, चावल, छोले और खीर भी। अरे यार, कितनी देर हो गई, राजा इंद्र तो आज खाना खाने के लिए आए ही नहीं। निधि सोचकर परेशान हो जाती है, लेकिन तभी आधी रात को एक कौवा आता है और उस थाली में से खाना खाकर वहां से भाग जाता है। अच्छा, तो रोज ये कौवा आकर हमारी थाली से खाना खाकर जा रहा है और मुझे लगा था कि राजा आकर खाना खा रहे हैं। ये सब कहानियां काल्पनिक होती हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि कम से कम पशुओं को तो खाने को मिल रहा है ना। निधि उदास होकर नीचे आ जाती है, लेकिन तब से वो उदास रहने लगती है क्योंकि उसके मन में जो राजा इंद्र की छवि थी वो नकली निकली। अगले दिन निधि अपनी माँ से सादा सा खाना बनाने को कहती है और सुनंदा कहती है, क्या बात हो गई निधि, कल तो तूने ऐसे पकवान बनाए थे जैसे घर में कोई मेहमान आने वाला हो, और आज तू सादा खाना बनाने के लिए कह रही है। माँ, मुझे लगा था कोई मेहमान आएगा, लेकिन कोई मेहमान आया ही नहीं, इसलिए सोच रही हूँ कि आज कुछ हल्का बना लेते हैं। अब रात के समय निधि अपनी माँ के साथ दाल चावल खाकर सो जाती है। तभी आधी रात के समय उसे छत पर हलचल महसूस होती है। लगता है वही कौवा फिर से खाना खाने के लिए आ गया है। इस गांव वालों को भी छत पर रसोई बनाने में क्या मजा आया, सारा दिन छत से अजीब तरह की आवाज आती रहती है। वो इस कौवे को भगाने के लिए छत पर जाकर देखती है तो उसे एक चमकीला रथ आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है, जो कि अब उससे दूर जा चुका था। सामने पड़ी थी तो बस एक खाई हुई थाली, जिसे देखकर निधि बहुत खुश हो गई और बोली, अरे वाह, इसका मतलब वो सब कल्पना नहीं था, राजा इंद्र सच में अपने स्वर्ग से उस चमकीले रथ पर बैठकर खाना खाने के लिए आते हैं। मैं तो बेकार में ही उदास हो रही थी। निधि ये बोलती है और नींद की वजह से वहीं छत पर ही सो जाती है। सुबह जब सुनंदा आती है तो उसे छत पर सोता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या बात हो गई है बेटा, तू इस तरह छत पर क्यों सो रही है? अरे माँ, रात को एक कौवा आया था ये खाने के लिए, तो वो शोर कर रहा था, उसी को भगाने छत पर आई और कब छत पर ही आग लग गई पता ही नहीं चला। चल कोई बात नहीं, नीचे आ जा, मैंने नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है, जाकर नाश्ता कर ले। छत पर रसोई में खाना तो हम सिर्फ रात को बनाते हैं, तो रात तक अगर तू थोड़ा। निधि भी सुनंदा के साथ नीचे चली जाती है और उसके बाद खुशी खुशी रहने लगती है। उसने राजा इंद्र का वो रथ दूर से उड़ता हुआ देखा, लेकिन तो भी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा। कुमुद अपनी सास के साथ हाईवे पर बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी और उसका पति रवि शहर कमाने के लिए गया था और महीने भर से वापस ही नहीं आया था। एक दिन कुमुद अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाईवे पर जमीन भी उपजाऊ नहीं है और कुछ उग ही नहीं पाता। घर का राशन भी खत्म हो गया है, बस थोड़े से चावल ही बचे हैं। ना जाने रवि ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, न कोई चिट्ठी आई न कॉल, पता नहीं हमको उसका इंतजार भी करना चाहिए या नहीं। माँ जी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो जरूर किसी मजबूरी में होंगे और आ जाएंगे, आप फिक्र मत करिए। एक काम कर बहू, तू चावल उबाल ले, अभी हम उसे खाकर गुजारा कर लेते हैं। कल मैं राशन कार्ड से थोड़ा राशन ले आऊंगी, हमारा कुछ दिन गुजारा तो चल ही जाएगा। अब कुमुद ने चावल उबाल लिए और दोनों ने उसे खाकर अपना गुजारा कर लिया। लेकिन ऐसा कब तक चलता? बहू, तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। सच में, जहाँ मेरे बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया वहाँ मेरे लिए तू खड़ी है। अच्छा बहू, मैं सोच रही थी ऐसे कब तक गुजारा चलेगा, मैं हाईवे पर कोई दुकान डाल लेती हूँ मेरी चांदी की पायल बेचकर। माँ जी, मेरे रहते इस उम्र में आप काम करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी, और तो और आपकी तबीयत भी हाईवे पर बिना अच्छी हवा पानी के खराब ही रहती है, इसलिए जो भी काम करेंगे हम दोनों मिलकर करेंगे, वरना नहीं। अब दोनों सास बहू ये सोच लेते हैं कि वो राशन से मिले हुए दाल चावल और पायल बेचकर जो पैसा आएगा उससे आने जाने वाले यात्रियों के लिए छोटी सी रसोई डाल देंगे, जहां वो किसी को बिठाकर नहीं खिलाया करेंगे, पैक करके खाना दिया करेंगे। माँ जी, सब तैयारी हो गई है, बस अब ग्राहक आ जाए।
इतनी मेहनत का परिणाम भगवान हमें जरूर देगा मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर। थोड़ी देर में एक व्यापारी खाना खाने आता है और कहता है, ये तुम दोनों सास बहू ने बहुत अच्छा काम किया जो ये हाईवे पर रसोई डाल दी। यहाँ 20 किलोमीटर तक कोई भी खाने पीने का इंतजाम नहीं है। बहुत बढ़िया। बताइए साहब, क्या लगा दूं आपके लिए? चाय, पानी, दाल, चावल या सब्जी अचार के साथ? बहुत भूख लगी है, तुम मुझे दाल, रोटी और अचार दे दो। अब व्यापारी को कुमुद खाना परोस कर देती है, लेकिन तभी वहां से तेजी से एक गाड़ी जाती है और बहुत सारी धूल खाने में गिर जाती है। छी छी, ये कैसा खाना है जिसमें स्वाद से ज्यादा मिट्टी है। अब समझ आया कि तुम्हारी ये हाईवे की रसोई चल क्यों नहीं रही। इसकी मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, सारा स्वाद खराब कर दिया। ये देखकर दोनों सास बहू की आंखों में आंसू भर आए और सास ने कहा, बहू, हमारी सब मेहनत बेकार हो गई। इस तरह तो कोई हमारा खाना खाने नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी तो हाईवे से खाने में जाएगी ही। माँ जी, अगर इंसान कोशिश करे ना तो हर मुसीबत को पार कर सकता है। आप फिक्र मत करिए, हम कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अब कुमुद थोड़े बचे हुए पैसे से नीले रंग का तिरपाल लेकर आती है, जिससे उनके घर पर धूप भी कम पड़ा करती और धूल मिट्टी से थोड़ी बहुत राहत हो जाया करती। ऐसे दिन गुजरते हैं और अब उनके पास कुछ ग्राहक आने लगते हैं। एक परिवार वहाँ खाना खाने आता है। माँ, मुझे दाल चावल खाना है। और मुझे छोले चावल खाने हैं। बच्चों, दाल चावल तो मिल जाएगा, छोले चावल नहीं है। तो आंटी, मुझे 1 प्लेट मैगी कर दो ना। बेटा, बस अचार, रोटी, दाल और चावल है और कुछ नहीं। ये क्या बात हुई बहन जी, बस 4 सामान के साथ आप रसोई डालकर बैठी हैं, ऐसे ये थोड़ी चलेगा। बहन जी, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये सब इंतजाम करें। ठीक है, कोई बात नहीं, जो है वही लगा दो, मेरे बच्चे खा लेंगे। अब दोनों बच्चे और औरत जैसे ही चावल दाल रोटी खाती हैं तो खुश हो जाती हैं और कहती हैं, सच में तुम्हारे हाथों का स्वाद तो बहुत अच्छा है, खाकर मजा आ गया। एकदम घर जैसा खाना है तुम्हारा। तभी तो हमने इसे हाईवे रसोई का नाम दिया है, ढाबा नहीं, क्योंकि रसोई हर घर में होती है और ढाबा रोड पर। ये लो तुम्हारे पैसे, फिर से यहाँ आना हुआ तो हम जरूर आएंगे। औरत ही बोलकर वहां से अपने बच्चे लेकर चली जाती है और जाते हुए उसकी सोने की चेन टूटकर वहीं गिर जाती है, जिसे उठाकर कुमुद की सास ने कहा, बहू देख, भगवान ने हमारी सुन ली। अब इसे बेचकर हम भी रसोई से ढाबा खोल सकते हैं। इसके वजन से पता चल रहा है ये कम से कम 50-60 हजार की चेन है। नहीं माँ जी, हमारी रसोई का स्वाद अच्छा है, इसलिए ये हाईवे पर रसोई नाम से चलती है, वरना कितने हाईवे के ढाबे खुलते ही बंद हो जाते। हम कभी भी अपना जमीर खराब नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन तू ही बता, अब हम उस औरत को कहाँ तलाश करेंगे? हम उनकी अमानत संभाल कर रख देंगे, जब वो आएंगी तो ले जाएगी। कुमुद ने चेन लेकर संभाल कर रख दी और उसी रात रवि आया। उसे देखकर कुमुद की सास कहने लगी, अब यहाँ क्या लेने आया है बेशरम? हम लोगों का विश्वास तोड़कर तुझे चैन नहीं आया क्या? मुझे माफ कर दो माँ, वहाँ मेरा एक औरत से चक्कर हो गया था। उसने मुझे बोला वो मुझे बहुत पैसा देगी, लेकिन एक दिन जब उसके पति ने हमें साथ पकड़ लिया तो वो मुकर गई और मुझे जेल हो गई। अब रिहा होकर आया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। रवि की माँ, जो उससे इतना नाराज थी, अचानक ममता में पिघल जाती है और उसे घर में रहने की मंजूरी दे देती है, लेकिन कुमुद उसे माफ नहीं कर पाई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज ग्राहक आते और तीनों मिलकर उन्हें खाना खिलाकर अपना गुजारा करते। एक दिन सब खाना खा रहे थे और रवि की माँ उसे सोने की चेन के बारे में बता देती है कि कुमुद ने उसे अलमारी में रखा है। रवि ने आधी रात को उठकर खुद से कहा, इन दोनों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं चैन चुरा कर भाग जाऊं और शहर जाकर अकेले मजे से रहूं। हाईवे की रसोई से लोग ऐसे ही किश्तों में जिंदगी गुजार पाएंगे। रवि बोलकर चेन चुराने के लिए तलाश करता है, लेकिन तभी कुमुद लाइट जला देती है और साथ में खड़ी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते और ये भी उन्हीं में से है। तभी मैंने जानबूझकर आपको चेन के बारे में इन्हें बताने को कहा था, जबकि वो चेन तो वो ग्राहक पहले ही लेकर चली गई। मेरी ममता में बहकर मैंने तुझे माफ किया था, लेकिन तू मेरी जिंदगी में एक गलती के अलावा कुछ नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जा। तूने मेरी बेटी जैसी बहू को धोखा दिया, लेकिन वो बस मेरे लिए चुप रही। लेकिन अब और नहीं, अब से तू मेरा बेटा नहीं है। मेरी बस एक बेटी है और वो है मेरी बहू कुमुद। रवि अब बार बार अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन दोनों उसे माफ नहीं करते। उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे अब वो घर छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके बाद कुमुद और उसकी सास मिलकर धीरे धीरे हाईवे पर बनी हुई अपनी रसोई का अच्छे से ध्यान रखते हैं और उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। वो गरीबों को कभी कभी मुफ्त में खाना खिला दिया करते, ताकि उन्हें पैसों के साथ दुआएं भी मिलते रहे
और ऐसे ही हाईवे पर रसोई उनके जीवन को गुजारने का साधन बन जाती है। Thanks for watching.